आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। बॉन्डिंग टॉपिक, बॉन्डिंग चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अलग अलग चैप्टर्स में, अलग अलग टॉपिक्स में। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फोकस होकर सुनने और समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बीच बीच में हम करते रहेंगे। तो हम बात कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग की। केमिकल बॉन्डिंग, तो केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को अगर हम स्टार्ट करें तो बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग है क्या, बॉन्डिंग क्या है। तो अगर हम नॉर्मल कंडीशंस पर देखें तो नॉर्मल कंडीशंस पर जितनी भी नॉर्मल कंडीशंस होती हैं उसमें एटम यूजुअली फ्री एग्जिस्टेंस पर नहीं रहता। नॉर्मल कंडीशन पर कोई भी एटम इज नॉट यूजुअली कैपेबल ऑफ फ्री एग्जिस्टेंस, लेकिन नोबल गैस को छोड़ दें तो वो अपनी फ्री एग्जिस्टेंस में रहता है। तो नॉर्मल कंडीशंस एटम्स आर यूजुअली नॉट कैपेबल नहीं होता ऑफ फ्री एग्जिस्टेंस। फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होती है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट नोबल गैसेस। नोबल गैसेस फ्री एग्जिस्टेंस में रहती है, जैसे हीलियम फ्री एग्जिस्टेंस, नियॉन फ्री एग्जिस्टेंस, या कोई भी नोबल गैस है, सब फ्री एग्जिस्टेंस है। लेकिन ग्रुप ऑफ एटम एक अलग स्पीशीज की फॉर्म में रह सकता है। ग्रुप ऑफ एटम एक वन स्पीशीज की फॉर्म में रह सकता है जिसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होंगी, और उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में आ जाता है द ग्रुप ऑफ एटम्स। ग्रुप ऑफ एटम्स कैन एग्जिस्ट टुगेदर in one species. Group of atoms can exist in one species, और उस वन स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, जनरली मॉलिक्यूल। हम क्या कहते हैं उसको, मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल बनाने में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम्स या आयंस हैं, इसीलिए हम मॉलिक्यूल कह रहे हैं, या यहाँ पर हम कंपाउंड कह देते हैं। जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम्स हैं या आयंस हैं, वो एक दूसरे के साथ जब ग्रुप करते हैं तो उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगती है, तभी वो साथ रहेंगे। अट्रैक्शन नहीं होगा तो साथ नहीं रहेंगे, और उसी अट्रैक्शन फोर्सेस को हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है द अट्रैक्टिव फोर्सेस। The attractive forces which holds various constituent, which holds various constituents। अब वो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स में एटम्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। टुगेदर एक साथ बांध के रखते हैं, उसी को हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। दैट इज नेम्ड एज केमिकल बॉन्ड। वही हमारा केमिकल बॉन्ड हो गया बेटा। ठीक, अब केमिकल बॉन्ड के पीछे कैसे, मतलब केमिकल बॉन्ड बनता है, उसको अलग अलग साइंटिस्ट ने धीरे धीरे अलग अलग तरीके से समझाना शुरू किया। उसके कैसे वो बॉन्ड बनाएगा कोई एटम, कोई मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, आयनिक बॉन्ड की कैसे फॉर्मेशन होगी, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की कैसे होगी, उसके पीछे बेसिक लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है, उनको अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से समझाना शुरू किया। तो सबसे पहले जो हमारे पास थियरी आई केमिकल बॉन्ड की, वो कॉसल एंड लुइस की आई। तो फर्स्ट अप्रोच आती है हमारे पास कॉसल
and Lewis concept of chemical bond। तो कॉसल और लुइस ने केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन का सबसे पहले कंसेप्ट दिया था। लेकिन इसमें जो कॉसल था उसका जो स्टडी का फील्ड था वो ज़्यादातर लिमिट रहा इनऑर्गेनिक कंपाउंड पर, स्पेशली हम जिनको कहते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट या आयनिक कंपाउंड। लेकिन जो लुइस का फोकस था उसकी मेन अटेंशन रही, मेन फील्ड ऑफ स्टडी रहा उसका कोवेलेंट कंपाउंड। यानी कॉसल ने तो आयनिक कंपाउंड के ऊपर ज़्यादा स्टडी की और लुइस ने कोवेलेंट कंपाउंड के ऊपर ज़्यादा स्टडी की। तो कॉसल के लिए हम लिख सकते हैं दैट कॉसल का जो मेन फील्ड था वो था इलेक्ट्रोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड्स। और जो लुइस का था, लुइस का मेन फोकस था, मेन स्टडी फील्ड था उसका, वो था कोवेलेंट कंपाउंड। अब हम पहले बात करते हैं लुइस की। लुइस ने एक इमेजिन किया, एक पिक्चर बनाई अपने दिमाग में और उसको टेक्स्ट किया, उसको लिखा कि जो एटम्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज कर्नल, मतलब ये हुआ कि जो एटम्स हैं लुइस के अकॉर्डिंग, जो भी एटम्स होते हैं वो एक पॉजिटिव चार्ज के कर्नल्स होते हैं। अब पॉजिटिव चार्ज कर्नल का मतलब क्या है कि अगर हम किसी एटम को उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन माइनस करते, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, दो है, तीन है, उनको माइनस करते तो वो कैटायन बन जाएगा। तो एटम में से हम वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करते या आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को माइनस करते, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो एटम में से हमने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन माइनस किए, तब हम उसको बोलते हैं कर्नल, या आप मेटल कैटायन भी कह सकते हो। और ये जो मेटल कैटायन है ये अपने चारों तरफ मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर सकता है। और किस तरीके से एकोमोडेट करेगा? अकॉर्डिंग टू जो लुइस ने पिक्चर बनाई थी कि जैसे हम एक क्यूब में बैठे हों, बीच में बैठे हों क्यूब के, तो उस बिल्कुल जो बॉडी सेंटर में है वो है मेटल कैटायन, और क्यूब के जो 8 के 8 कॉर्नर हैं वो एक तरह से इलेक्ट्रॉन है। तो एक तरह से मेटल आयन या कर्नल अपने चारों तरफ जैसे क्यूब बना लेता है और क्यूब के हर कॉर्नर पर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स आर सराउंडिंग द मेटल कैटायन। इस तरह की उसने एक पिक्चर बनाई थी। सबसे पहले बहुत बेसिक सा है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो ये हमारे पास एक क्यूब हो गया बच्चों, और इस क्यूब में सेंटर पार्ट पर एक मेटल का कैटायन है। ये इस तरीके का मेटल कैटायन है हमारे पास, और उसकी सराउंडिंग में यहाँ दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ 8 इलेक्ट्रॉन है। तो जो बीच में हमने लिखा है दिस वन, ये तो है हमारे पास मेटल का कैटायन, और ये जो कॉर्नर पर लिखे हैं ये लिखे हैं इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह की अप्रोच दी उसने, कहा कि जो हमारे पास ये बीच में मेटल कैटायन है, पॉजिटिवली चार्ज है, ये अपने चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से एकोमोडेट करता है जैसे क्यूब के कॉर्नर्स हो। यानी मेटल कैटायन से सबका डिस्टेंस, सबकी दूरी बराबर होगी, सबकी डिस्टेंस बराबर होगी। ये देखिए बराबर डिस्टेंस पर, ये देखिए बराबर डिस्टेंस, ये इक्वल डिस्टेंस, ये इक्वल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये
सब इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। और इस तरीके से उसने एक रिप्रेजेंट किया किसको, एटम को। तो बहुत सिंपल सा है कि कॉसल इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड पर था, लुईस कोवैलेंट कंपाउंड पर फोकस था, और लुईस के अकॉर्डिंग एटम्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज कर्नेल से बने होते हैं। कर्नेल का मतलब हो गया एटम में से अगर हम वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो उसको कर्नेल बोल देंगे, और मेटल कैटायन भी कह सकते हैं। और मेटल कैटायन अपने चारों तरफ ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर सकता है, और 8 इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करेगा इस तरीके से जैसे सेंट्रल मेटल के सराउंडिंग में क्यूब के 8 कॉर्नर हैं। इसके बाद हम चलते हैं लुईस सिंबल ऑफ एलिमेंट। लुईस ने एलिमेंट को किस तरीके से सिंबलाइज फॉर्म में लिखा। सिंबलाइज फॉर्म में लिखना उसने जो शुरू किया, उसने सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को डिनोट किया। तो नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं अब हम, और नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास लुईस सिंबल। लुईस का सिंबल क्या था, फॉर एलिमेंट्स। फॉर एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को उसने किस तरीके से सिंबलाइज किया। एलिमेंट्स को उसने सिंबलाइज करने के लिए एलिमेंट का सिंबल लिखा, और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को उसने सराउंडिंग में डॉट से दिखा दिया, बस इतना। जैसे अगर हम यहाँ पर ग्रुप लिख लें और यहाँ पर लुईस का सिंबल लिख लें। लुईस ने कैसे सिंबल दिया था, बहुत सिंपल था। अगर लिथियम, यानी अगर हम बात करें फर्स्ट ए ग्रुप की, सेकंड ए ग्रुप की, या फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सो ऑन। तो अगर हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है, चलिए यहाँ 13, 14, 15, 16, मतलब हम एस और पी ब्लॉक को ही लिखें, 17th, 18th को हम 0 ग्रुप बोलते हैं। तो ग्रुप 1 में हमारे पास था लिथियम, तो लिथियम का उसने जो सिंबल बनाया वो बनाया इस तरीके से, ये लिथियम हो गया, और इसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन। उसके बाद उसने बनाया यहाँ बेरिलियम, और बेरिलियम के बाहर उसने 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए, एक ये लगा दिया, एक ये लगा दिया। उसके बाद उसने बनाया 13th ग्रुप में बोरोन, 14th में कार्बन, देन कार्बन के बाद बनाया उसने नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद उसने बनाया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद बनाया फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद बनाया उसने नियॉन। और इसी तरीके से उसने सिंबलाइज करना शुरू किया। जैसे बोरोन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं 3, कार्बन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं 4, नाइट्रोजन के होते हैं 5, ऑक्सीजन इज 6, फ्लोरीन 7, और नियॉन नोबल गैस वैलेंस शेल के 8 इलेक्ट्रॉन। अब इस सिंबल बनाने से उसे फ़ायदा क्या हुआ, सिग्निफिकेंस क्या है इसकी। तो सिग्निफिकेंस ये है कि इसकी हेल्प से, यानी डॉट बनाने की हेल्प से या वैलेंस शेल को बनाने की हेल्प से, हम उस ग्रुप की वैलेंसी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, हम उस ग्रुप की जो वैलेंसी है उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर लिथियम के बाहर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1, बेरिलियम की है तो उसकी 2, बोरोन की है तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन 3, कार्बन के पास है 4 तो उसकी ग्रुप वैलेंसी हो गई 4। इस तरीके से हम प्रिडिक्ट कर सकते थे। प्रिडिक्शन के लिए 2 रूल उसने अप्लाई कराए, या तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बराबर की उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी या वैलेंसी होगी, या फिर 8 माइनस नंबर ऑफ डॉट्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटिंग द वैलेंसी। तो जैसे अगर हम नाइट्रोजन को लें तो नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन हैं वैलेंस शेल में, लेकिन नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाता, लेकिन 8 माइनस 5 करें तो 3 आएगा, तो उसकी वैलेंसी, ग्रुप वैलेंसी हम जनरली 3 लिख सकते हैं। क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन है तो 8 माइनस 7 वो हो जाएगी उसकी ग्रुप वैलेंसी, दैट इज 1। नियॉन की वैलेंसी देखें तो 8 माइनस 8 0, कोई वैलेंसी नहीं है। कैल्शियम की वैलेंसी देखें तो कैल्शियम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स है 2। तो यूज क्या है, यूज है प्रिडिक्ट।
द ग्रुप वैलेंसी, ग्रुप वैलेंसी फाइंड करना है। तो ग्रुप वैलेंसी है कितनी? ग्रुप वैलेंसी है नंबर ऑफ डॉट्स इन लुईस सिंबल, या तो लुईस सिंबल के बराबर है। जैसे अगर हम देखें, लिथियम की वैलेंसी है 1, बेरिलियम की वैलेंसी हो गई 2, बोरोन की वैलेंसी हो गई 3, या फिर ग्रुप वैलेंसी होगी हमारे पास 8 माइनस नंबर ऑफ डॉट्स। जैसे हम एग्जाम्पल लें यहाँ, तो एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं कि अगर हमें नाइट्रोजन की ग्रुप वैलेंसी निकालनी है तो ये होगी 8, नाइट्रोजन की ग्रुप वैलेंसी होगी हमारे पास 5 डॉट्स हैं इसके चारों तरफ, तो ग्रुप वैलेंसी होगी 8 माइनस 5 दैट विल इक्वल्स टू 3। या आपको अगर नियॉन की ग्रुप वैलेंसी निकालनी है तो ग्रुप की वैलेंसी निकालने के लिए आपने क्या करना है, उसके 8 इलेक्ट्रॉन माइनस 8 डॉट है, कोई ग्रुप वैलेंसी नहीं, 0, यानी ये कोई वैलेंसी मतलब कोई बॉन्ड बनाएगा ही नहीं। तो ये तो था हमारे पास बेसिक सा कंसेप्ट, कॉसल लुईस ने क्या सोचा, क्या अप्रोच दी, लुईस के सिंबल का क्या सिग्निफिकेंस है। अब हम बात करते हैं केमिकल बॉन्ड की थ्योरीज के बारे में जो कॉसल और लुईस ने दी थी। तो कॉसल और लुईस ने क्या थ्योरी दी थी, तो इसको हम हेडिंग की फॉर्म में लिख लेते हैं, दैट इज theories for chemical bonding, theories for chemical bonding। अब क्या थ्योरीज थी केमिकल बॉन्डिंग की, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो सबसे पहली जो थ्योरी हमें बताया गया या फिर कॉसल और लुईस ने बताया, उसने कहा कि ऑक्टेट रूल को फॉलो होना चाहिए। ऑक्टेट रूल का मतलब है कि अगर एटम्स कभी कंबाइन करेंगे, कैसे भी कंबाइन करें, ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, ट्रांसफर का मतलब गेन और लॉस, और उससे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है, या शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कोवैलेंट बॉन्ड, तो वो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे या इस तरीके से शेयरिंग करेंगे कि उनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन 8 बन जाए, ऑक्टेट आ जाए। क्यों ऑक्टेट की बात की? क्योंकि ऑक्टेट का मतलब है नोबल गैस कन्फिग्रेशन। नोबल गैस कन्फिग्रेशन क्यों अटेन करना है? क्योंकि नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन करने से स्टेबिलिटी आती है। जैसे अभी हमने बताया कि नोबल गैस की वैलेंसी ही नहीं होती, वो बॉन्ड ही नहीं बनाता है जनरल कंसेप्ट में। इसीलिए हर एलिमेंट बॉन्डिंग इस तरीके से करता है कि उसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, वो नोबल गैस की तरह से दिखने लगे, नोबल गैस की तरह से कन्फिग्रेशन आ जाए, तो वो स्टेबलाइज हो जाए आफ्टर बॉन्डिंग। तो थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में ऑक्टेट रूल सबसे बेसिक कंसेप्ट की तरह से यूज किया जाता है, और इसको भी कॉसल और लुईस ने दिया था। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम्स केमिकली कंबाइन करते हैं, और इस केमिकली कंबाइन करने को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो कॉसल और लुईस ने सबसे पहले थ्योरी दी थी बॉन्डिंग के लिए, और वो थ्योरी थी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। कौन सी थ्योरी? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग की एक इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी उन्होंने दी थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग तो एटम्स
हम यहाँ लिखते हैं एटम्स कैन कंबाइन, एटम्स कंबाइन होंगे ईदर बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स कंबाइन ईदर बाय ट्रांसफर, एक से दूसरे पर, एक लूज कर रहा है एक गेन कर रहा है, या तो गेनिंग भी हो सकती है या लूजिंग भी हो सकती है, ईदर बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर, एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, मतलब वो गेन भी हो सकता है और वो लॉस भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन का, और इससे जो बॉन्ड बनेगा दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। दूसरा क्या है, दूसरा है शेयरिंग, भाई लॉस गेन नहीं हो रहा शेयर कर लेते हैं, शायद शेयर करने से ऑक्टेट पूरा होता हो, तो जिस एटम की जिस तरीके से ऑक्टेट पूरा हो, गेन या लॉस करके या शेयर करके, वो अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, तो हम दूसरा लिख सकते हैं बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन by sharing of valence electrons, that is the covalent bond formation। अब covalent bond formation हो जाएगा, लेकिन ये ऑक्टेट ही पूरा करना चाहते हैं चाहे उसके लिए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाना पड़े या कोवैलेंट बॉन्ड बनाना पड़े। और क्यों? क्योंकि ऑक्टेट का मतलब है to attain the noble gas configuration, noble gas configuration, noble gas configuration को अटेन करने के लिए। तो अब हमारे पास कम से कम दो तरह की बॉन्डिंग सामने आ गई, एक इलेक्ट्रोवैलेंट जिसको हम आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं, और दूसरी आ गई हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। तो अब हम सीखते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड, और दूसरा हम सीखेंगे उसके बाद कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। तो नेक्स्ट पेज पर अब हम आ जाते हैं और अब हम बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। तो नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रोवैलेंट, या जिसको हम आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा? ये बनेगा कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल फ्रॉम वन एटम to the outermost shell of another atom। मतलब outermost shell से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे किसी एटम के outermost, और निकलकर किसी को अगर जाएंगे तो वो भी उसके outermost में ही जाएंगे। मतलब लॉस होगा तो outermost से और गेन होगा तो भी outermost से, outermost के अंदर। अब लॉस होगा इलेक्ट्रॉन्स का तो एटम विल एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज जिसको हम कैटायन कहते हैं, और एटम अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा अपने वैलेंस शेल में तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो हम उसको बोलते हैं एनायन। हम उसको क्या बोलेंगे? एनायन। तो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस भी ज़रूरी है, इलेक्ट्रॉन का गेन भी ज़रूरी है। अगर लॉस नहीं होगा तो गेन भी नहीं होगा, और गेन तब होगा जब कोई लूज कर पाएगा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड के लिए
हम लिख सकते हैं कुछ बेसिक से पॉइंट. दिस बॉन्ड formed due to complete transfer of one or more electron या electrons from outermost shell of one atom. एक एटम के outermost shell से कहाँ जाएंगे? to the outermost shell of other atom. दूसरे एटम में चले जाएंगे. अब जो एटम लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, एटम विच लूजेस इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स, वो बनाएगा कैटायन, पॉजिटिव चार्ज. और जो एटम एक्सेप्ट करेगा इन इलेक्ट्रॉन को, एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, वो बनाएगा एनायन, दैट इज नेगेटिव चार्ज्ड स्पीशीज. फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लें सोडियम लेते हैं, तो सोडियम के जो बाहर का शेल है उसमें होता है एक इलेक्ट्रॉन. पूरा कन्फिग्रेशन अगर हम लिखें तो हम लिखेंगे पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 11. तो ये आसानी से अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और ये बनाएगा Na+. अब इसका कन्फिग्रेशन बन जाएगा 2 8. तो देखो 8 आ गया बाय द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. यहाँ प्लस इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, तो इसने नोबल गैस कन्फिग्रेशन ले लिया. और अगर हम लेते हैं Cl को, क्लोरीन को, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, विच इज 287 कन्फिग्रेशन. और हमने अभी आपसे डिस्कस किया था इलेक्ट्रोवैलेंसी, या तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन या सिंपल वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो 8 माइनस 7 करेंगे, 1 इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी. और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने लूज किया था उसको गेन करता है, तो अब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन आने से नेगेटिव चार्ज भी आ गया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और इसके ऊपर कन्फिग्रेशन बन गया 288. तो देखो इसका वैलेंस शेल का कन्फिग्रेशन भी क्या हो गया, हमारे पास ऑक्टेट वाला हो गया. अब हमारे पास 2 स्पीशीज बन गई, एक बन गया क्लोराइड आयन, एक बन गया सोडियम आयन. और जब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन यानी अपोजिटली चार्ज आयन बन जाएंगे, तो अपोजिटली चार्ज आयन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और उसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम आयनिक बॉन्ड कहेंगे. उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड. तो अब हमारे पास कैटायन बन गया और एनायन बन गया. एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज का और कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज. और इनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्सेस आएंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में, उसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम आयनिक बॉन्ड कहेंगे. तो हम यहाँ लिख सकते हैं द अट्रैक्टिव फोर्सेस existing between the opposite charges, oppositely charged ion,
इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? आयनिक बॉन्ड कहते हैं। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने लिया कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20 और इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो लिखेंगे 2882। तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी अगर हम देखें तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी 2, 2 वैलेंशियल के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये बन जाएगा कैल्शियम +2 बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स और कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8 एंड 8। मिल गया नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और सपोज हमारे पास फ्लोरीन है इसके साथ कॉम्बिनेशन के लिए। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। इसको अगर हम देखें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 एंड 7। मतलब इसे सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो फ्लोरीन गेन द इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू फ्लोराइड, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। तो अब ये हो गया 2, 8, 7 में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड किया, ये भी ऑक्टेट हो गया। बट यहां ध्यान से देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए और गेन हुआ सिर्फ एक। तो ये तो लॉस और गेन बराबर नहीं है। तब क्या होता है कि एक फ्लोरीन नहीं 2 फ्लोरीन इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं सेम वे में, और फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके एक और फ्लोराइड बना देता है 2, 8। मतलब अब कैल्शियम के साथ 2 फ्लोराइड लगेंगे। तो कैल्शियम +2 हो गया और इसके साथ 2 फ्लोराइड लग गए। और जब हमें बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन मॉलिक्यूल आयनिक लिखना होता है तो हम चार्ज को एक्सचेंज करते हैं। चार्ज को किस तरीके से एक्सचेंज करते हैं? हम चार्ज को ऐसे एक्सचेंज करते हैं, इस तरीके से। और अब हम फॉर्मूला यहां लिखेंगे CaF2। तो ये है हमारे पास बेसिक आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन। अब आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन के बाद अगर हम आयनिक बॉन्ड में ही एक टर्म को और यूज करें, वो है इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय एन एटम। कोई एटम इलेक्ट्रॉन कितने लूज करता है या गेन करता है जिससे कि वो एक स्टेबल आयन बन सके। जैसे सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गई 1। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्लोरीन की भी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 हो गई। लेकिन कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे तो कैल्शियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी 2। फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया था, एक फ्लोरीन ने 1 गेन किया था, तो पर फ्लोरीन हमारे पास इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगी 1। इलेक्ट्रोवैलेंसी मैग्नीट्यूड में लिखी जाती है, +1 -1 में नहीं लिखी जाती। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोवैलेंसी की, इलेक्ट्रोवैलेंसी की अगर हम बात करें यहां, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स lost or gained by an atom to form an ion, उसी को हम इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। जैसे अगर हम कैल्शियम लें तो कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो कैल्शियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी बन जाएगी 2। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्लोराइड बनाता है, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी बन जाएगी 1। तो ये है इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन को फेवर करते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, तो फैक्टर्स में
प्राइमरली 2 फैक्टर हैं बट ओवरऑल 3 फैक्टर हैं बेटा। 3 फैक्टर हैं जो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन को फेवर करते हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन का निकलना भी है, इलेक्ट्रॉन का लेना भी है, मतलब कोई लूज करेगा तो दूसरे को गेन भी करना है, और उन दो को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी दिखानी पड़ेगी। मतलब अट्रैक्शन फोर्सेस ज़्यादा होंगी तभी वो पास पास आएंगे, और पास आने से उनका जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बन पाएगा, तब जाकर पूरा का पूरा एक आयनिक बॉन्ड बनेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन लूज भी हो, गेन भी हो, कैटायन भी बने, एनायन भी बने, और कैटायन एनायन के बीच में अच्छी अट्रैक्शन फोर्सेस भी डेवलप हो जानी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं फैक्टर्स की। तो नेक्स्ट आर द फैक्टर्स। फेवरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन को फेवर करते हैं? उसमें से पहला फैक्टर अगर हम चूज करते हैं तो फर्स्ट फैक्टर आता है हमारे पास लो आयोनाइजेशन एनर्जी। लो आयनाइजेशन एनर्जी का बेसिक मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी की ज़रूरत कम से कम हो। लो आयनाइजेशन एनर्जी मतलब कोई भी एलिमेंट जिससे आप आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकें तो भैया वो जल्दी कैटायन बनाएगा, और जितनी जल्दी कैटायन बनेगा उतनी जल्दी आयनिक बॉन्ड बनने का पहला स्टेप पूरा हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो कोई जल्दी गेन करने वाला भी होना चाहिए। ठीक है भाई, जल्दी गेन कर लिया तो दूसरा स्टेप पूरा हो गया जी, जल्दी कैटायन बना, जल्दी एनायन बना, जल्दी जल्दी काम हो रहे हैं। और जितनी जल्दी काम होंगे, कैटायन जल्दी बनेगा, एनायन जल्दी बनेगा, तो उतनी जल्दी चांसेस हैं कि भाई आयनिक बॉन्ड भी बन जाए। तो हम उन्हीं फैक्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला है लो आयनाइजेशन एनर्जी। लो आयनाइजेशन एनर्जी में अगर हम डिस्कस करते हैं तो लो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसको कैटायन बनाने के लिए हमें कम एनर्जी चाहिए। कम एनर्जी मतलब कम हीट करें, जल्दी बन जाएगा। और ज़्यादा होगी तो ज़्यादा देर तक हीट करते रहेंगे, ज़्यादा देर तक इंतज़ार करते रहेंगे बैठे बैठे इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा, कब कैटायन बनेगा, कब आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। तो कोई फेवरेबल नहीं हुआ। फेवरेबल तब है जब आसान हो जाए कंडीशन। फेवरेबल का मतलब ही है आसान कंडीशन। तो लो आयनाइजेशन एनर्जी easier will be the formation of cation। अब लो आयनाइजेशन होती किसकी है? जिनका साइज बड़ा होता है। अब वो हमें मिलते हैं पेरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम लेफ्ट में। मतलब कि जनरली एल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल या आप ओवरऑल मेटल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इन सभी की लो आयनाइजेशन एनर्जी है। मतलब कैटायन बनाने के लिए, कैटायन की फॉर्मेशन के लिए हम किसको यूज़ करेंगे? हम मेटल को यूज़ करेंगे। या आप कह सकते हैं कि मेटल्स कैटायन बनाती है, या कैटायन जितने भी होते हैं सब मेटलिक होते हैं। तो कैटायंस आर मोस्टली मेटलिक, मेटल से ही बनते हैं। क्यों हमने मोस्टली यूज किया? क्योंकि देयर इज एन एक्सेप्शन, देयर इज एन अमोनियम आयन NH4+, जिसमें कोई मेटल कैटायन नहीं है। ये है एनायन, कैटायन लेकिन बिना मेटल का कैटायन है, नॉन मेटलिक है, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेता है।
ये आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेता है, तो इसीलिए हमने लिखा मोस्टली। तो अगर हम अमोनियम आयन को छोड़ दें तो बाकी सारे मेटल कैटायन मोस्टली मेटल कैटायन है जो आयनिक बॉन्ड में जाते हैं। लेकिन अमोनियम नॉन मेटलिक है, ना तो नाइट्रोजन मेटल है ना हाइड्रोजन मेटल है। अमोनियम आयन एक ऐसा कैटायन है जो मेटल से नहीं बनता। तो एक फैक्टर तो हुआ हमारे पास। अब इसमें भी अगर हम आगे की तरफ बढ़ें तो जैसे जैसे हम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ऐसे बढ़ते जाते हैं तो हम जानते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। आयनाइजेशन एनर्जी, या जिसको हम डेल्टा एच ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। डिक्रीज होने का मतलब है कि सबसे पहले कैटायन कौन बनाएगा, तो कैटायन की फॉर्मेशन सबसे पहले होगी सीजियम आयन की, उसके बाद होगी रुबिडियम आयन की, फिर पोटेशियम आयन की, फिर सोडियम आयन की, और फिर कहीं जाकर लिथियम आयन की फॉर्मेशन होगी। मतलब सबसे पहले कैटायन कौन बनाएगा, सीजियम। सीजियम सबसे पहले, क्योंकि उसको कम एनर्जी चाहिए। और अगर ये सीजियम से सीजियम आयन आसानी से बनेगा तो इसका आयनिक बॉन्ड बनने के चांस सबसे ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा है। तो ये तो था बेटा पहला फैक्टर। अब दूसरे फैक्टर की बात करें तो हम अब इलेक्ट्रॉन को गेन कराना है, और इसके लिए हम यूज़ करते हैं हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इन शॉर्ट ऐसे लिख देते हैं, या और हम लिखें तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है कि अगर हम किसी x एलिमेंट को, अगर हम किसी x एलिमेंट को एक इलेक्ट्रॉन दें और वो x नेगेटिव यानी एनायन में बदले, तो इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी ज़्यादा नेगेटिव हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, जितनी बड़ी नेगेटिव हो, जितना प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो जाए, जितनी हाई एनर्जी निकल जाए, उतनी जल्दी एनायन की फॉर्मेशन हो जाएगी। जितनी जल्दी एनायन बनेगा उतनी जल्दी आयनिक बॉन्ड बनेगा। और फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डन बाय द नॉन मेटल, और इस नॉन मेटल के इलेक्ट्रॉन गेन करने से जो एनर्जी निकली उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मोर नेगेटिव इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो उतना ज़्यादा नेगेटिव आयन स्टेबल होगा, उतनी जल्दी आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो हमें लिखना है हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी नेगेटिव में ये मैक्सिमम हो। तो जनरली हमारे पास नॉन मेटल्स फॉर्म एनायंस, और एनायन के बनाने की टेंडेंसी लेफ्ट टू राइट बढ़ती चली जाती है, यानी हैलोजन्स सबसे पहले सबसे अच्छा एनायन बना लेती है। उससे कम बनाएंगे तो ऑक्सीजन फैमिली, उससे कम बनाएंगे तो नाइट्रोजन फैमिली। तो एनायन जल्दी बनना चाहिए, कैटायन जल्दी बनना चाहिए। कैटायन जल्दी बनने के लिए लो आयनाइजेशन एनर्जी, एनायन जल्दी बनने के लिए हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब जी बन तो गए कैटायन एनायन, लेकिन उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होनी चाहिए। तो तीसरा जो फैक्टर है वो फैक्टर आता है हमारे पास, थर्ड फैक्टर, वो फैक्टर आता है हमारे पास हाई लैटिस एनर्जी। हाई लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। और लैटिस एनर्जी है क्या, जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस
जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस एक दूसरे के पास आते हैं और आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। भाई जहाँ भी अट्रैक्शन फोर्सेस हैं, इस नेचर में जो भी अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, भाई जैसी भी अट्रैक्शन फोर्सेस हैं, वीक अट्रैक्शन है या स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, ऑलवेज सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी विल रिलीज, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, लार्ज बॉडीज़ के बीच में हो, स्मॉल बॉडीज़ के बीच में हो, माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के बीच में हो, जहाँ भी अट्रैक्शन फोर्स है वहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती जाएगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता चला जाएगा। तो हायर लैटिस एनर्जी का मतलब है द पॉजिटिव, ऐसे लिख देते हैं, एंड नेगेटिव आयंस आर हेल्ड टुगेदर by electrostatic forces of attraction। और जैसा भी हमने बताया कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या जैसी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, एनर्जी इज रिलीज्ड, ड्यू टू विच energy will release, जिसको हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। अब भाई जितना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी निकल जाएगी सिस्टम उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब आयनिक बॉन्ड उतना ज़्यादा स्टेबल बन जाएगा। तो लैटिस एनर्जी का भी हाई होना ज़रूरी है। अब अगर हम थोड़ा सा और ध्यान से देखें कि हमने क्या किया, कि हमने सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, फिर सोडियम आयन, फिर कुछ क्लोराइड आयन, मतलब ये पॉजिटिव आयन थे हमारे पास, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, इस तरीके से सोडियम क्लोराइड हमारे पास बहुत सारे थे, n नंबर, गैस फॉर्म में। हमने इनके अट्रैक्शन से सोडियम क्लोराइड का लैटिस बनाया। अब जो सोडियम क्लोराइड का लैटिस बनता है, सोडियम क्लोराइड का लैटिस बहुत ही ज़्यादा ज्योमेट्रिकल होता है। सोडियम क्लोराइड के लैटिस में अगर हम देखें तो हमारे पास इस टाइप का एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बन जाता है। आयनिक सॉलिड्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। तो ये इस तरीका का एक परफेक्ट ज्योमेट्री का सोडियम क्लोराइड बन जाता है, जिसमें हम अगर लिखें तो हम यहाँ पर क्लोराइड लगा सकते हैं। ये सर्कल सर्कल क्लोराइड है, इस तरीके से क्लोराइड लगेगा, इस तरीके से। और अगर हम और थोड़ा सा इसको डिज़ाइनर में ले जाएं तो हम ऐसा बनाएंगे इसको, देखो ये है परफेक्ट क्रिस्टल, ये है परफेक्ट क्रिस्टल। This is what the perfect one. This is the ये है हमारे पास परफेक्ट क्रिस्टल, इस तरीके से बनता है। तो इसमें हर एक की लोकेशन फिक्स है बच्चों, हर एक की लोकेशन फिक्स है। किस तरीके से, ये देखो, हर एक को हमने बीच में से यहां से काट रखा है। अब इसमें जो सर्किल थे वो थे क्लोराइड। तो क्लोराइड बहुत स्पेसिफिकली लगे होते हैं। ये लगा हुआ है, ये लगा है, इधर है क्लोराइड, इधर भी है क्लोराइड, इधर भी है क्लोराइड, और
आई होप सारी पोजीशंस ऑक्यूपाई हो गई। हाँ, और हम क्रॉस से रेड कलर से दिखा देते हैं सोडियम आयन को। यहाँ है सोडियम आयन, यहाँ है, ये है, देखो एच के सेंटर पर है, बॉडी के सेंटर पर भी है, ये ऐसे डार्क कर दिया हमने। ये एच का सेंटर, ये एच का सेंटर, एच का सेंटर, एच का सेंटर, एच सेंटर, एच सेंटर, एच सेंटर। इस तरीके से सोडियम और क्लोराइड एक वेल डिफाइंड ज्योमेट्री बनाते हैं। तो ये बन जाता है हमारे पास किस स्टेट में, सॉलिड में, ये सॉलिडिफाई हो जाता है। तो इस केस में डेल्टा एच जो होता है एंथैल्पी, यानी लेटिस एनर्जी की बात करें, अगर हम लेटिस एनर्जी लिखें तो जब लेटिस बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है नेगेटिव। लेकिन अगर आपको सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल तोड़ना पड़ जाए तो यू हैव टू प्रोवाइड द हीट। तो जितनी हीट निकली थी उतनी ही हीट आपको वापस देनी पड़ेगी। मतलब लेटिस को ब्रेक करने के लिए आपको कुछ एनर्जी देनी होगी, कुछ कितनी, जितनी रिलीज हुई थी। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जितनी एनर्जी निकली लेटिस बनने में उतनी ही एनर्जी चाहिए लेटिस को तोड़ने में। जितनी स्ट्रांग बॉन्ड बन गया, एनर्जी निकल गई, उस स्ट्रांग बॉन्ड को तोड़ने के लिए वापस उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो लेटिस एनर्जी को आप कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं। किसी सॉलिड लेटिस को, आयनिक लेटिस को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो लेटिस एनर्जी है, या जब लेटिस बने तो जितनी एनर्जी रिलीज हो वो लेटिस एनर्जी है। कैसे भी कह सकते हैं आप इसको। तो लेटिस एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द लेटिस फॉर्मेशन एंड वाइस वर्सा ऑल्सो। लेकिन सिंबल, साइन अलग अलग हो जाते हैं, मैग्नीट्यूड सेम रहता है। अब ये जो लेटिस बना, इस लेटिस की एनर्जी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है? कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं? लेटिस एनर्जी, हम आयनिक बॉन्ड की बात नहीं कर रहे, ये जो लेटिस बन गया कितना स्ट्रांग बना है, ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है, इसको अब हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे 3 फैक्टर तो हो गए जो बताते हैं कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा। आयनाइजेशन एनर्जी लो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई और लेटिस एनर्जी भी हाई होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा एनर्जी निकल जाएगी उतना ज़्यादा लेटिस स्ट्रांग होगा, उतना अच्छा लेटिस बन जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वन इज द वेरिएशन ऑफ लेटिस एंथैल्पी। तो नेक्स्ट इज द वेरिएशन ऑफ लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी का वेरिएशन, लेटिस एनर्जी का वेरिएशन का मतलब है कि लेटिस एनर्जी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होती है। तो अब हम बात करते हैं फैक्टर्स की। अब हम बात करेंगे किसकी? फैक्टर्स की। तो उसमें सबसे बड़ा, सबसे पहला फैक्टर आता है दैट इज साइज ऑफ आयन। आयन का साइज, चाहे कैटायन हो या एनायन हो। अब चाहे कैटायन हो या एनायन हो, उसका साइज छोटा होना चाहिए। साइज जितना छोटा होगा इंटर आयनिक डिस्टेंस उतनी कम होगी। और भैया जितनी इंटर आयनिक डिस्टेंस कम होगी, छोटे आयन होंगे, एक दूसरे के पास होंगे, तो उतनी ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा पाएंगे। और जितनी ज़्यादा अच्छी फोर्स लगा लेंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेटिस बनेगा, उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, उतना बढ़िया से बढ़िया लेटिस हम बना पाएंगे। तो साइज ऑफ आयन में अगर हम देखें तो साइज ऑफ आयन्स, कैटायन एंड आयन बोथ, should be स्मॉल होना चाहिए। यानी इंटर आयनिक डिस्टेंस लेस होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। देयरफॉर मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगी। सो मोर या लार्ज अमाउंट ऑफ लेटिस एनर्जी इज रिलीज्ड। सो लार्ज अमाउंट ऑफ लेटिस एनर्जी विल
रिलीज। जैसे अगर हम देखें यहाँ कि हमारे पास मान लो सोडियम फ्लोराइड है और सोडियम आयोडाइड ले लेते हैं। चलिए, अब सोडियम आयन की जो रेडियस है और यहाँ जो सोडियम आयन की रेडियस है उसमें तो कोई फर्क है ही नहीं। दैट विल सेम आयन सेम चार्ज। जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो रेडियस ऑफ फ्लोराइड और रेडियस ऑफ आयोडाइड पर होगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन टॉप टू बॉटम चलें, रेडियस बढ़ती है। मतलब साइज हम बात करें तो रेडियस ऑफ फ्लोराइड स्मॉल है, रेडियस ऑफ आयोडाइड लार्ज है। इसीलिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी या जो अट्रैक्शन फोर्सेस आएंगी वो सोडियम फ्लोराइड में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगी इन कंपैरिजन टू सोडियम आयोडाइड। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो किसका लैटिस स्ट्रॉन्ग होगा? सोडियम फ्लोराइड का लैटिस सोडियम आयोडाइड के लैटिस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। साइज ऑफ कैटायन और एनायन स्मॉल ही होना चाहिए। दिस इज द वन पार्ट। सेकेंड पार्ट पर आते हैं। अगर हम सिंपल है एकदम, सेकेंड पार्ट पर आते हैं। इसको अभी और भी आगे हम डिटेलिंग में जाएंगे, बट अभी जितना बेसिक है उतने पर हम फोकस करते हैं। सेकेंड पार्ट पर आते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आयन। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आयन। अब देखिए यहाँ हमने फिर से बोल दिया आपको कि हमें मैग्नीट्यूड देखना है चार्ज ऑफ आयन पर। कैटायन है तो पॉजिटिव, एनायन है तो नेगेटिव। और हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जितना ज़्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा, चाहे वो नेगेटिव हो या वो पॉजिटिव हो, चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन आएगी। नेगेटिव जितना ज़्यादा, पॉजिटिव जितना ज़्यादा उतना अट्रैक्शन। जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज। जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी लैटिस बनते समय, उतना स्टेबल लैटिस की फॉर्मेशन होगी, उतना स्टेबल बनेगा। ये सब टॉपिक फिर से हम और डिटेल में करेंगे इन द फजांस रूल, इसी चैप्टर के अंदर। वहाँ और डिटेल में आएगा, लेकिन यहाँ जितना ज़रूरी है उतना हम ज़रूर डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हम यहां लिख सकते हैं हायर द चार्ज ऑन आयंस। अब आयंस लिखने का मतलब कैटायन एनायन बोथ। हायर द चार्ज ऑन आयंस, more will be the force of attraction. More will be the force of attraction. उतनी ज़्यादा attraction forces होंगी। Therefore, more lattice energy, उतनी ज़्यादा lattice energy हो जाएगी, उतना stable lattice बनेगा। जैसे अगर हम मान लें हमने लिया सोडियम का ऑक्साइड Na2 और साथ में लिया मैग्नीशियम का ऑक्साइड MgO, तो अब अगर हम यहाँ देखें तो सोडियम है +1 और ऑक्सीजन है -2। यहाँ मैग्नीशियम है +2 और ऑक्सीजन है -2। तो ऑक्साइड ऑक्साइड तो सेम हो गया, कैंसिल आउट। अब रेडियस इन दो की डिपेंडेंट होगी और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव है, मैग्नीशियम के ऊपर डाई पॉजिटिव है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आयन, हायर द चार्ज, मैग्नीशियम के ऊपर ज़्यादा चार्ज। और जितना ज़्यादा चार्ज होगा, जितनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, उतनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगी, अट्रैक्शन फोर्सेस उतने स्ट्रांग होंगे। तो लैटिस एनर्जी जो रिलीज लैटिस एनर्जी है, लैटिस एनर्जी बनने में जो लैटिस बनने में जो एनर्जी रिलीज हुई वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की ज़्यादा होगी सोडियम ऑक्साइड से। और अगर एनर्जी रिलीज ज़्यादा है, लैटिस ज़्यादा स्ट्रांग बन गया है, तो भैया मैग्नीशियम ऑक्साइड के लैटिस को तोड़ना भी उतना आसान नहीं होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड बहुत स्टेबल लैटिस होगा इन कंपैरिजन टू सोडियम ऑक्साइड।
जैसे अगर हम एक कॉमन सा एग्जांपल कर लें, मान लो हमारे पास है लिथियम क्लोराइड है, हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, हमारे पास है मान लो पोटेशियम क्लोराइड, हमारे पास है सीजियम क्लोराइड। इनकी लेटेस्ट एनर्जी का ट्रेंड लिखना है यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसमें क्लोराइड 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 कोई रोल प्ले नहीं करेगा डिसाइडिंग में, लेकिन लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, सीजियम प्लस, अब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी सेम है। यानी हमारे पास पहला पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट होगा, और वो पहला पॉइंट था हमारे पास साइज ऑफ आयन। तो साइज ऑफ आयन में देखें तो लिथियम आयन सबसे छोटा है, सोडियम आयन लार्ज हो गया, पोटेशियम आयन और लार्ज हो गया, सीजियम आयन और लार्ज हो गया। साइज तो छोटा होना चाहिए और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज़्यादा होना चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बराबर है, एन आयन सेम है, लिथियम सोडियम पोटेशियम आयन चार्ज सेम है, सिर्फ साइज़ का फ़र्क है। तो साइज़ का ऑर्डर अगर ये है तो लेटिस एनर्जी का ऑर्डर होगा इसका रिवर्स। साइज़ छोटा, लेटिस एनर्जी ज़्यादा। तो लिथियम क्लोराइड की लेटिस एनर्जी ज़्यादा किससे? सोडियम क्लोराइड से। सोडियम क्लोराइड ज़्यादा पोटेशियम क्लोराइड से, और पोटेशियम क्लोराइड ज़्यादा किससे? सीजियम क्लोराइड से। इस तरीके से हम लेटिस एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे हम लेटिस एनर्जी को निकालें, कैसे हम लेटिस एनर्जी को फाइंड आउट करें, राइट? अब इसका मतलब हुआ कि आयनिक बॉन्ड बनने में, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन में हमारे पास लेटिस एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी, ये तीन एनर्जीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। कौन कौन सी एनर्जी? लेटिस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी। तो अब हम इनको और एक नोट की फॉर्म में लिखते हैं। क्या लिखना है हमें नोट की फॉर्म में? देखिए, जब भी हम किसी आयनिक कंपाउंड को बनाते हैं तो हम किसी मेटल को मेटल कैटायन में बनाते हैं। अब पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन निकालें, लेकिन निकालेंगे तो ज़रूर। और इसके लिए हमें डेल्टा H चाहिए, वो है आयनाइजेशन एनर्जी। ये रिक्वायर्ड एनर्जी है, यानी ये पॉजिटिव है। दिस इज रिक्वायर्ड, चाहिए, इतना पैसा तो चाहिए खर्चने के लिए, राइट? कोई दूसरा नॉन मेटल N से लिख देते हैं। ये चलिए सारे लॉस्ट इलेक्ट्रॉन को गेन करके N नेगेटिव में बदल गया, तो ये डेल्टा H हो गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये रिलीज्ड एनर्जी है। और जब N पॉजिटिव और N नेगेटिव कैटायन और एनायन पास आएंगे, N टाइप का एक सॉलिड लेटिस बनेगा, तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी जिसको हम लेटिस एनर्जी कहते हैं, यानी ये भी रिलीज्ड है। तो किस केस में हम कहें कि हम आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन, आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन आसानी से कर पाएंगे? आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए? रिक्वायरमेंट जितनी है हमें, रिक्वायरमेंट जितनी है मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट जितनी है, उस रिक्वायरमेंट से अगर ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाए, मतलब ये और ये वैल्यू का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मैग्नीट्यूड और लेटिस एनर्जी का मैग्नीट्यूड, मान लेते हैं एक वैल्यू ले लेते हैं -5 और ये ले लेते हैं हम -6, सपोज ऐसा कुछ लिया, और ये लिया हमने +4। तो अगर रिलीज्ड एनर्जी का मैग्नीट्यूड यानी -11 इससे बड़ा हो जाए, +4 से बड़ा हो जाए, अब माइनस साइन को मैथमेटिकली नहीं देखना, माइनस तो यहाँ सिर्फ बता रहा है रिलीज्ड एनर्जी, नेगेटिव या प्लस साइन यहाँ रिलीज्ड और एब्जॉर्ब बता रहा है, मैथमेटिकली स्केल पर नहीं जा रहे कि -4 बड़ा है या -11 बड़ा है। नो, हम माइनस का मतलब यहाँ बताते हैं कि रिलीज्ड एनर्जी है तो ये एनर्जी रिलीज्ड या एब्जॉर्ब्ड। तो रिलीज्ड एनर्जी का मैग्नीट्यूड एब्जॉर्ब्ड से ज़्यादा होना चाहिए, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा रिलीज़ हो जाए। और मैंने आपको बताया भी था कि कोई भी सिस्टम, कोई भी अट्रैक्शन फोर्स तब डोमिनेट करती है जब
जब किसी सिस्टम से एनर्जी रिलीज होती है तब हम उसको क्या कहते हैं कि वो सिस्टम स्टेबल है, अट्रैक्शन फोर्सेस डोमिनेट करेंगे। तो अब हम यहां नोट में लिख सकते हैं कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या जिसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं, ऐसे लिख देते हैं, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लीजिए जी, की वैल्यू अगर ग्रेटर हो जाए आयनाइजेशन एनर्जी से, तब लैटिस फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, तब जाकर लैटिस की फॉर्मेशन हो जाएगी। राइट, ये था हमारे पास आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन का कंसेप्ट।